Begin. So in today's session, we are going to study about the town planning of Mesopotamia. And we'll understand how the town planning of Mesopotamia was different from India's town planning or the town planning of Harappan civilization. We also would understand what were the specialities of town in those days. And from town planning, we get to know something about their superstition. We get to know something about their way of burying the deads and all. So let's begin now. आज बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा आप सबको ये सुन के, जान के कुछ नई चीजें। सबसे पहली बात हम आपको इसमें ये बता दें कि मेसोपोटामिया के लोग टाउन प्लानिंग के मामले में बहुत ज्यादा अनप्लैंड थे। अनप्लैंड का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब टाउन प्लानिंग तो थी उनके यहाँ, नो डाउट, लेकिन उनके टाउन्स ज्यादातर अनप्लैंड थे। अब आप सोचोगे ये अनप्लैंड था तो काय बात की प्लानिंग थी? हाँ, यस, ऑफ कोर्स। सबसे ज्यादा गंदी प्लानिंग वाला टाउन कोई होता था तो मेसोपोटामिया का था। मतलब कहने को टाउन था लेकिन टाउन जैसी कोई विशेषता उसमें नहीं होती थी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वर द स्पेशलिटीज और द फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया। पहली चीज तो वहां पे नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, बहुत सकरी सकरी गलियां थी और फटाफट मुड़ जाती थी। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई बहुत बढ़िया शहर होगा जो प्रॉपरली प्लान करके बनाया जाएगा तो उसमें सड़कें चौड़ी होंगी, सीधी होंगी, सड़कों के जो है दोनों तरफ घर बने होंगे, वो भी सिमेट्री में होंगे, नालियां होंगी, पानी निकालने के साधन होंगे। ये सारी चीजें टाउन प्लानिंग की बहुत जरूरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं वो टाउन तो था लेकिन एक अनप्लैन्ड टाउन था, जिसका जहां मनाया जैसे मनाया घर बना लिया और फिर घरों के बीच बीच में से रास्ता निकाला तो कहीं पे बहुत चौड़ी है, कहीं बहुत सकरी है, कहीं तुरंत मुड़ गई है। इस तरह का ऊट पटांग शहर बन गया। तो सबसे पहली विशेषता इनकी थी कि बहुत नैरो सड़कें थी, बहुत संकरी सड़कें थी। इतनी सकरी थी कि आदमी गाड़ी भी लेके ना जा सके, मतलब व्हील कार्ट तो बिल्कुल नहीं जा सकता था। ठीक है, व्हील कार्ट समझते हो, जिसमें पहिया लगा हो, वो वाले कार्ट तो बिल्कुल घुस ही नहीं सकते थे। अब आप सोचोगे कि जब व्हील कार्ट नहीं जा सकता था तो लोग जाते फिर कैसे थे? किसी को ग्रेन ले जाना हो, लकड़ी ले जाना हो, कुछ भी ले जाना हो घर पे, वो कैसे जाता था? तो सामान ढोने के लिए लोग गधे का इस्तेमाल करते थे। गधे की पीठ पे खुद भी सवार होते थे और सामान भी लाते थे। ये तरीका था लोगों के घर तक पहुंचने का। यहाँ तक कि शादियां भी होती थी तो लोग गाड़ियों से अपने घर तक नहीं पहुंच पाते थे। उनको या तो लोग उठा के ले जाएं या गधे पे बैठ के जाएं। तो ये सकरी सड़कों का हाल था। आज भी कुछ एक गलियां, जैसे बनारस में ही आप देखोगे, बनारस में कुछ एक ऐसी गलियां हैं जहां सच में शादी करने के बाद अगर दूल्हा दुल्हन को जाना हो तो कार से तो नहीं जा सकते, वो स्कूटर पे बैठ के जाते हैं या पैदल चले जाएं आधा किलोमीटर। ऐसे ऐसी गलियां हैं। ठीक वैसी ही गलियां आपको नजर आएंगी मेसोपोटामिया में। ठीक है, तीसरी इनकी विशेषता थी कि स्ट्रीट में कोई ड्रेन नहीं था, मतलब कोई जल निकासी का साधन नहीं था, नाली वाली बनी ही नहीं थी। जब पहली बात तो सड़कें ही बहुत छोटी पतली है, उसमें नाली भी नहीं है, पानी कहां से निकलेगा? तो ये बहुत गंदी चीज थी वहां पे, खास करके पूर्व में तो बिल्कुल नहीं थी। लोग अक्सर करके अब पानी की समस्या के लिए करते क्या थे कि अपने घर के आंगन में ही जो है वो क्ले पाइप्स डालते थे घर में। मतलब घर का पानी घर में ही आप डिस्पोज कर लो, कहीं टैंक वैंक बना करके कुछ कर लो, बाहर निकालने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा, एक और बात आप देखोगे कि जैसे हमारे यहाँ पे जो रूफ का, हाउस रूफ का स्लोप होता है वो आउटवर्ड होता है। हिंदुस्तान में घरों का आपने शेप देखा हुआ है, वो इस तरह का शेप होता है। बीच में ऊपर ऊंचा रहेगा और साइड साइड में ढाल रहेगी ताकि पानी बरसने के बाद साइड से होकर के और बाहर निकल जाए। चूंकि उनके यहाँ बाहर गलियां ऐसी होती नहीं थी, बहुत पतली होती थी, तो गलियों में पानी निकालना वो मुनासिब नहीं था। और एक और खतरनाक बात कि गलियां ऊंची होती थी,
तो अगर गलियों में पानी जाएगा तो वो पानी बहेगा नहीं बल्कि आपके घर में घुसेगा। घर अक्सर नीचे होते थे, गलियां ऊंची होती थी। आप सोचो कि अगर ऐसे बन रहा है और घर आपका नीचे रह गया, गली ऊपर हो गई, तो गली में जो पानी बरसेगा वो सीधे घर में जाएगा। तो इस वजह से भी ये बाहर पानी नहीं निकाल सकते थे। तो ये घर कैसे बनाते थे? इस तरीके से, मतलब दोनों साइड से जो भी पानी बरस रहा है छत पे, वो आंगन में आकर के गिरे, एकदम उल्टा। ये व्यवस्था थी इनकी। सो द हाउस रूफ जो थे वो इनवर्ड स्लोप में होते थे, आंगन में उनका स्लोप हुआ करता था, और आंगन में ही जाकर के सारा पानी इकट्ठा होता था, गिरता था। ठीक है। पीपल हैड स्वेप्ट हाउस होल्ड रिफ्यूज इनटू स्ट्रीट। अब लो एक और गंदी बात, ये अपने घर की सफाई करते थे, झाड़ू वाड़ू लगाते थे, तो सारा कचरा उठा करके गली में फेंक देते थे। ये इनका स्वच्छ मेसोपोटामिया अभियान था। अपने यहाँ तो ये मना किया जाता है ना भाई, आप लोग सड़कों पे कचरा नहीं फेंकें, आप डस्टबिन में डालें, बाद में कहीं उसको डिस्पोज करें। उनके यहाँ ये सब व्यवस्था ही नहीं थी। घर का कचरा उठाओ, गली में फेंको, पानी वानी बरसेगा, मिट्टी दब जाएगी, अंदर चला जाएगा सब। अब इससे हो क्या रहा था कि रोज आप थोड़ा थोड़ा कचरा जब गली में डाल रहे हैं तो गली धीरे धीरे पट जाती थी, काफी ऊंची हो जाती थी। जब गलियां ऊंची हो जाती थी, घर नीचे रह जाता था, तो गलियों का पानी घर में आने लगता था और आती थी बाढ़। फिर लोगों को अपना रिहायशी इलाका छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना पड़ता था। मतलब जिनको रहने की तमीज नहीं है, वो बहुत दिन रह भी नहीं पाते हैं। तमीज से रहना सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। आज भी देखो, हम सारे लोग जितना आज आधुनिकता की दौड़ में बदतमीज हो गए हैं, उसी की वजह से ये दुनिया भर की महामारियां आ रही हैं। हम पेड़ काट रहे हैं, हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, हम तरह तरह से कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, और उसका हम हमारे ही ऊपर आ रहा है। एक और बात, लाइट्स इनके यहाँ विंडोज से नहीं आती थी, मतलब खिड़की बनवाते ही नहीं थे घर में, दरवाजा ही होता था बस। अगर घर में रोशनी चाहिए, दरवाजा खोल दो। और या फिर, और दरवाजा भी कैसे, दरवाजा होता था आंगन के साइड में खुला हुआ, मेन गेट से नहीं आती थी रोशनी वगैरह। करते ये थे कि ये इस तरीके से जो अपना घर बनाते थे, तो घर में बीच में आंगन कर लेते थे, लाइक दिस। अब आप देखो, ये बीच में आंगन है। अब ये इनके जो घर होते थे वो इस तरह से होते थे। ठीक है। तो अब ये दो दरवाजे हो गए जो आंगन में खुल रहे हैं, इसी तरीके से इस साइड भी बना लेते थे। ठीक है। एक दरवाजा यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, लाइक, या यहाँ कर लिया। तो इस तरीके से जो भी दरवाजे होते थे वो आंगन के साइड में खुला करते थे। ये आंगन होता था, इसी में दरवाजे सब खुलते थे और वहीं से रोशनी आती थी। मेन दरवाजा जो हुआ करता था वो हमेशा इस तरह से कुछ हुआ करता था, बाहर की साइड में दरवाजे का जो गेट होता था वो हमेशा अंदर की तरफ खुलता था, मतलब पुश नॉट पुल, अंदर की तरफ खोला जाता था। पता है क्यों? अब इसके दो कारण है। एक तो वैज्ञानिक कारण है, अगर गलियां बहुत सकरी हैं, ऊपर से दरवाजा भी अब बाहर के साइड में खुल रहा है, तो गली में मान लो कोई आ रहा है गधे पे बैठा हुआ और आपने बाहर से दरवाजा खोल दिया, वो तो गिर जाएगा। इसी वजह से वो दरवाजे अंदर के साइड में खुलते हैं। ज्यादातर घरों के दरवाजे अंदर के साइड में खुलने की परंपरा होती है। लेकिन अब बात आती है कि ये साइंस कौन समझाए? उस दौर के लोगों की इतनी अकल थी नहीं। तो उस दौर के लोगों को अगर कोई बात मनवानी पड़ती थी कि हाँ ये जरूरी है, इसका पालन करो, तो उन्हें तुरंत धर्म, शकुन, अपशकुन, कुछ इस तरह की चीजों से, उनको कुछ सुपर नेचुरल चीजों से समझाना पड़ता था। तो ये बताया जाता था कि अगर घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा तो घर की जो आपके यहाँ की बहू होंगी, बेटियां होंगी, पत्नियां होंगी, वो भाग जाएंगी, इज्जत नीलाम हो जाएगी तुम्हारी। ये डर था। तो लोग फिर, नहीं, घर की इज्जत है, अंदर के साइड में रखो भी दरवाजा, ये उनको बताया जाता था। लेकिन ये सुपरस्टिशन था। इसी तरीके से एक और सुपरस्टिशन था कि बरियल के मामले में, बरियल के बारे में भी अभी बात करेंगे। देखो, सुपरस्टिशन की अगर हम बात करें, उनके यहाँ कौन कौन से तरह के सुपरस्टिशन माने जाते थे। 3 सुपरस्टिशन की हम बात करते हैं। पहला, रेज्ड थ्रेशोल्ड। घर का जहां से दरवाजा शुरू होता था
वहां पर ऐसे ऊंची सी एक डेवरी बनाते थे। देखा है कभी आपने कि नहीं देखा है? किसी घर में नहीं है? नो सर। हम्म? अच्छा चलो मैं दिखा देता हूं आपको। ये काम आपने अच्छा किया जो आपने नहीं देखा और आपने पूछ लिया, तो हम आपको दिखा भी दें। ये घर आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसमें घर में ये जो दरवाजे के सामने ये लगा हुआ है, हम्म। ये थोड़ा सा ऊंचा है ना? सर इसे चौखट कहते हैं ना? तो ये देखिए, हाँ ये देखे देखे है ना, यही तो है ये थ्रेशोल्ड। देखे जी यही है थ्रेशोल्ड, इसी को चौखट कहते हैं। ये ऊंचा रखा जाता था, मतलब इसका तो फिर भी नॉर्मल है। मेसोपोटामिया में लोग इतनी ऊंचाई तक रखते थे, काफी ऊंचाई तक, मतलब उनका ये चौखट हुआ करता था। लाइक आप देखो, आप इतना इतना ऊंचा वो चौखट रखते थे। आप सोचोगे इतना ऊंचा क्यों रखते थे? क्योंकि जस्ट बाहर से तो गली होती थी बड़ी पतली सी, और ये गली जो है वो कूड़ा कचरा डालते डालते काफी ऊंची हो जाती थी। तो जब ये गली काफी ऊंची हो जाएगी और ये थ्रेशोल्ड ऊंचा नहीं रहेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि गलियों से पानी सीधे अंदर घुस जाएगा। इसलिए इसे हमेशा ऊंचा रखा जाता था, थ्रेशोल्ड या जिसको आप चौखट कहते हैं। तो ये विषय, मतलब ये तो एक वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वहां के लोग मानते क्या थे कि इसको ऊपर रखो वरना घर की लक्ष्मी भाग जाएंगी। लक्ष्मी बचाने के चक्कर में ऐसा किया जाता है। बात समझे? दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। एक तो था थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा रखा जाता था क्योंकि माना जाता था इससे वेल्थ आएगा, धन आएगा। दूसरा, फ्रंट डोर कभी भी जो है दूसरे घर के सामने नहीं खुलता था। मतलब आपके घर का दरवाजा दूसरे के घर के दरवाजे के ठीक सामने नहीं खुलेगा। मान लो आपका दरवाजा ये है और तो इसके सामने नहीं खुलेगा, थोड़ा सा अगल बगल अपना दरवाजा बनाते थे। ऐसा क्यों? माना जाता था कि अगर दूसरे के सामने आप खोलते हो तो आप अनलकी घर होगा, वो वास्तु दोष आ जाएगा उसमें। ठीक है। उसमें माना यह जाता था कि अगर आपके घर का दरवाजा और आपके पड़ोसी आपके सामने वाले के घर के दरवाजे के ठीक सामने अगर खुलता है, तो ऐसे में आपके घर की जो वाइफ होगी वो हस्बैंड के लिए पनौती हो जाएगी, वो उसके लिए बहुत संकट का कारण बनेगी। ये सिर्फ बताया जाता था, इसका कोई लॉजिक नहीं है। कारण चाहे और जो रहा हो, लोग इस तरह से नहीं करते थे अपना दरवाजा सामने के यहाँ खोलने में, क्योंकि भाई हम भी अपने दरवाजे से बाहर निकलेंगे, सामने वाला भी अपने दरवाजे से बाहर निकलेगा। हो सकता है ऐसे में कि वो अपने घर से बाहर निकले, हमारा दरवाजा खुला रह जाए, तो सीधे हमारे घर की चीजें उसको दिखने लगेंगी। तो लोग इस वजह से ऐसा करते थे, लेकिन नाम उसको सुपरस्टिशन का दिया जाता था। एक और गजब की बात है कि इनके यहाँ जो टाउन सिमेट्री होती थी, मतलब लोग मरने के बाद उनका क्या होता था, मरने के बाद ये दफन किया करते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन बर्निंग द डेड्स। क्रिमेशन नहीं होता था इनका, इनको बरियल किया जाता था, दफनाया जाता था। और दफनाने में भी ध्यान रखना कि जो टाउन सिमेट्री होती थी, टाउन सिमेट्री मतलब जो पूरे नगर की, शहर का जो कब्रगाह होता था, वो टाउन से थोड़ा दूर पाया जाता था। और वहां पर ज्यादातर रॉयल्टी के लोग पाए जाते थे। यानी जो बड़े घरों के लोग हैं वो टाउन सिमेट्री में जाकर के जलाते थे, या जो कॉमनर्स हैं लेकिन फिर भी वेल्दी क्लास के लोग हैं, वो अपने मुर्दों को ले जाकर के जलाया करते थे बाहर टाउन सिमेट्री में। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने घर के लोगों को अपने ही घरों में दफना दिया करते थे। ये भी एक गजब की बात है। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे पिताजी मरे हैं तो फिर उनको बाहर क्यों ले जाएं, हमारे वाले हैं, अपने यहाँ दफनाओ, अपने यहाँ ही रहेंगे। तो डेड्स को भी अपने घरों में ही या घरों के आसपास ही दरवाजे में, कुछ बड़े बड़े घर होते थे तो उसमें दफना दिया करते थे, घर में ही कब्रगाह बना के रखा। ऐसे भी परंपराएं वहां पे थी, ज्यादा ऐसी नहीं थी। ज्यादातर लोग तो टाउन में जाते थे, वो सिमेट्री पे जाते थे, लेकिन कई सारे घरों में कब्रगाह भी मिली हुई है। तो इनसे पता चलता है ये भी शायद उनकी कोई मान्यता रही होगी। तो ये कुछ एक था उनके
जो है टाउन लाइफ का। हाँ अरमान बताइए बेटा, आपका क्या प्रश्न है? सर सुपर स्टेशन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? जी सुपर स्टेशन का हिंदी मीनिंग? सुपरस्टिशन का मतलब होता है ऐसे बिलीव, मान्यताएं जो बहुत जिसको आप कहते हैं कि अंधविश्वास, अंध मान्यताएं, ठीक है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई साइंस नहीं है, लेकिन वो विश्वास होता है, अंधविश्वास इसको बेसिकली हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अंधविश्वास का मतलब क्या हुआ? अंधे होकर के विश्वास करना, मतलब मान लेना, जान नहीं लेना, जाने बगैर मानना। ट्रेडिंग टाउन ऑफ मारी, मारी एक बड़ा किंगडम था और वो ट्रेड के लिए जाना जाता था। तो हम अब ट्रेडिंग टाउन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एक रिलीजियस टाउन या टेम्पल टाउन के बारे में। उर क्या था? टेम्पल टाउन था। अब हम ट्रेडिंग टाउन पढ़ रहे हैं, मारी के बारे में। टेम्पल टाउन की ये सारी विशेषताएं होती थी कि उनकी टाउन प्लानिंग इतनी गंदी हुआ करती थी, बरियल वगैरह वो सब घर में ही चला जाता था, अंधविश्वासी लोग होते ही होते थे, मैरिज लाइफ कैसी होती थी हमने पिछली बार में पढ़ा है, टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे वो सब पढ़ा है कि उसमें स्लेव वगैरह लगते थे और लोग दान वान देते थे। तो ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी in today's class. The next topic that we are going to cover is ट्रेडिंग टाउन। ट्रेडिंग टाउन क्या होते थे और मारी कैसे एक ट्रेडिंग टाउन था। तो देखें, मारी पहली बात तो यूफ्रेट नदी के ऊपरी हिस्सों पर बसा हुआ था। यूफ्रेट बहुत बड़ा उस जमाने का वर्ल्ड रूट था। दुनिया में हर जगह पे आपको व्यापार करना हो तो ये वर्ल्ड ट्रेड रूट था, दुनिया में व्यापार करने का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा रास्ता था, ठीक है। तो यूफ्रेट के ऊपरी हिस्सों पे एक किंगडम बसा हुआ था। ऊपरी हिस्सों पे था तो जाहिर सी बात है यहाँ जंगल ज्यादा रहा होगा, पहाड़ ज्यादा रहा होगा। पहाड़ी होता है ना जहाँ पे ऊपर होता है, नीचे होता तो खाई ज्यादा होती। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग ये दो चीजें होती थी, जानवर पाले जाते थे और खेती होती थी। जंगल है तो उपजाऊ जमीन थी, खेती भी हो जाती थी और जानवर भी अच्छे से पाले जा सकते थे, घास वास मिल ही जाता था। इन दोनों में भी, एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग में भी ज्यादातर होता था पाश्चरिंग ऑफ शीप एंड गोट, यानी एनिमल रियरिंग ही। एग्रीकल्चर फिर भी कम होता था, सबसे ज्यादा क्या होता था? जानवर पाले जाते थे। यहाँ पर ढेर सारे हर्डर्स होते थे। हर्डर्स माने जानवर पालने वाले, चरवाहे। अब ये चरवाहे करते क्या थे? चरवाहे जानवर पालते थे, अनाज फिर कैसे पाते थे? अनाज वो एक्सचेंज में खरीद लेते थे। उस जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, समझते हो बार्टर सिस्टम क्या होता है? यस सर। हाँ क्या होता है बताओ फिर। सर हम किसी को गेहूं देंगे, उसके बदले हम उनसे जो वो देंगे, या फिर गेहूं या चावल उसकी जगह कुछ और सामान हमको दे सकते हैं। सामान के बदले सामान खरीदना या बेचना, ठीक है। यस सर। हाँ, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इन द एब्सेंस ऑफ मनी, बिना पैसे के सामान देना और सामान लेना, ये जो है बार्टर सिस्टम कहा जाता है, अदला बदली कहा जाता है, या इसको आप जो है सामान के बदले सामान का एक्सचेंज कह सकते हैं। इसको हिंदी में वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय हुआ करता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रथा थी जो किसी जमाने में व्यापार की सबसे प्रमुख प्रथा थी, ठीक है। और पैसे होते नहीं थे तो वो नहीं हो सकता था। तो ये क्या चीजें देते थे और क्या चीजें लेते थे? ठीक, नंबर लिखा है एकदम दीगर दीक्षित का है। ठीक है, इनको भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हर्डर्स जो हैं वो एक्सचेंज ही किया करते थे सामान का, पैसे तो होते नहीं थे। तो अब जाहिर सी बात है वो क्या देंगे और क्या लेंगे। ये पशुपालक थे, जानवर पालते थे, तो जानवर की चीजें ये देंगे, और जाहिर सी बात है खेती वालों से खेतीहर चीजें लेंगे, ठीक है। तो इनका एक्सचेंज किससे होता था? हर्डर्स यूजुअली एक्सचेंज विद टाउन पीपल और दोज पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर। खेती करने वाले लोग किसानों से ये सामान की अदला बदली करेंगे। अब अगर मान लो कि आप चरवाहे हैं
और किसी किसान से आप अदला बदली करेंगे तो आप क्या उसे देंगे और क्या उससे लेंगे? आप खुद ही सोच लो, उसमें पढ़ने वाली बात कौन सी है? किसान से आप खेती की चीजें लेंगे, अनाज लेंगे, ठीक है, या उससे टूल्स ले सकते हैं। वो अगर जो है शिल्पकार है तो उससे आप टूल्स ले सकते हैं, हसिया, कुदाल, फावड़ा, कुछ भी इस तरह की चीजें। तो टूल्स, मेटल्स या ग्रेन, ये चीजें आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट से लेंगे, किसान से लेंगे, फार्मर से लेंगे। और अपने पास से आप क्या दे सकते हैं? अगर आप चरवाहे हैं तो आप एनिमल दे सकते हैं, कोई आप चीज दे सकते हैं, लेदर दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, दूध, घी, ये सारे सामान दे सकते हैं। यही तो होगा आपके पास। ये अक्सर करके जो हर्डर्स होते थे, जानवर पालने वाले लोग होते थे, ये एक तरीके से नोमैडिक ग्रुप्स थे। मतलब इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर घर बार नहीं होता था, टेंट वेंट बना करके रहते थे जंगलों में, और जब चारा खत्म हो जाता था तो जानवरों को लेकर कहीं और चले जाते थे, ठीक है। और किसी समय में जब सच में चारा नहीं मिलता था, तब ये अपने जानवरों को लेकर के एग्रीकल्चरल लैंड पर भी आ जाते थे। किस वजह से आ जाते थे? देखो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम आज से जो है 3000 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस दौर को समझना पड़ेगा। आप आज से अगर 25-50 साल पहले की भी आप सोचेंगे या घर पे पूछेंगे, अगर आपके घर वाले कभी खेती वेती करते कराते रहे हो, तो वो बताएंगे कि तब यूरिया, डाई, पोटास, इस तरह के खादें नहीं होती थी। और जब ये नहीं होती थी तो लोग खाद के रूप में गोबर का इस्तेमाल करते थे। आज भी कहीं कहीं ऑर्गेनिक खाद के रूप में उसी का इस्तेमाल होता है। अब गोबर खेत में कैसे जाएगा? इसके दो तरीके हैं। या तो आप जानवर पालो, उसका गोबर आप एक गड्ढे में इकट्ठा करते रहो, और जब गड्ढा भर जाए तो एक साथ उठा करके ले जाओ, खेत में फेंक दो। दूसरा और एक तरीका होता है कि जब खेत खाली हो, खेत में अनाज ना हो, फसल कट गई हो, तो एक फसल कटने के और दूसरी फसल बोने के बीच का जो समय होता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, उस टाइम में जानवर ही ले जाकर के पाल दो वहीं पे। मतलब खूंटा उटा गाड़ के वहीं बांध दो। उससे क्या होगा कि खेत की खड़पतवार वो चरेंगे, आसपास की घास वास चरेंगे, और जब खेत में ही रहेंगे तो गोबर वगैरह वही करेंगे। ये तरीका होता था। खास करके भेड़, बकरियां, ये ऐसे जानवर हुआ करते थे जिन्हें लोग खेतों में ही पाल देते थे कुछ समय के लिए, महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन। आज भी कुछ इलाकों में ऐसा होता है, गाँव में, और उसका बड़ा दाम देना पड़ता है। मतलब पर नाइट के हिसाब से, अगर किसी चरवाहे के पास 100 भेड़े हैं और 100 भेड़े आपको अपने जो है खेतों में रखवानी है, तो आप पर नाइट के हिसाब से उनको 1000 या 500 या कुछ इस तरीके से आपको देना पड़ता है। मतलब एक तो आपके खेत में रह भी रहे हैं और दूसरे आप पैसा भी दो, तब वो रखेंगे। ये इतनी कीमत का होता है उनका गोबर। लाइक सो सी, तो वहां पर ऐसा ही होता था, खेती की यही परंपराएं थी। तो ये हर्डर्स जो थे वो अक्सर करके कटाई वटाई के सीजन में आ जाते थे प्लेन्स में। और प्लेन्स में आने के बाद उन्हें दो तरह के जॉब मिल जाते थे। एक तो उनके जानवरों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, जानवरों को खेत में पाला जाता था ताकि वो वहां पे खाद दे सकें। और दूसरी तरफ ये जो नोमैडिक ग्रुप्स थे, इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, क्योंकि कटाई वटाई के सीजन में वैसे मजदूरों की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो फार्मर्स उन्हें भाड़े के मजदूर के रूप में भी इस्तेमाल करते थे कि ठीक है, कटाई कराओ, हमसे अनाज ले लेना, चले जाना। इस तरीके से दोनों के बीच में ये रिलेशन भी अच्छा था। कुल मिलाकर के एक दूसरे के लिए सप्लाई करते थे। एक लेबर सप्लाई और एनिमल सप्लाई कर देता था, दूसरा ग्रेन और टूल्स सप्लाई कर लेता था। इसके अलावा ये नोमैडिक ग्रुप्स जो थे वो हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स, हायर्ड सोल्जर्स, ये तीनों तरीके से काम करते थे। मतलब चरवाहे तो थे ही ये, कभी कभी हार्वेस्ट लेबरर्स होते थे, मतलब कटाई वटाई करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। या हायर्ड सोल्जर, चूंकि ये जंगलों में रहते थे, थोड़े से खूंखार प्रवृत्ति के थे, अगर कहीं लड़ाई वड़ाई लग गई तो ऐसे केस में जो राजा होता था वो इन्हें भाड़े के सैनिक के रूप में इस्तेमाल करता था कि आप कुछ ले लेना हमसे अनाज वगैरह और चल के युद्ध करो। ये जो नोमैडिक ग्रुप्स थे ये बेसिकली अकेडियन थे, एमोराइट थे, असीरियन थी और आर्मेनियंस थे। ये 4 जातियों के लोग अक्सर करके एनिमल कीपिंग करते थे, जंगलों में रहते थे। इनका अपना कोई सेटल्ड बसेरा नहीं हुआ करता था, नोमैडिक्स थे।
मतलब बंजारे, अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस और अर्मेनियंस। जाहिर सी बात है ये सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होंगे, खूंखार होंगे, ताकतवर होंगे, और इसी का ये फायदा उठाते थे। आपको याद होगा कि सुमेरियंस को हराने वाले भी अकेडियंस ही थे, अकेडियंस को फिर हराने वाले एमोराइट्स थे। मारीवारी किंगडम के लोग एमोराइट्स थे, वो जो बेबीलोनिया में थे वो एमोराइट्स थे। एमोराइट्स के बाद फिर असीरियंस जो है वो असीरिया की सभ्यता विकसित करते हैं। तो कुल मिला के ये खूंखार जंगली चरवाहों की जातियां थी, बंजारों की जातियां थी, खाना बदोशों की जातियां थी, लेकिन ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग बहुत ताकतवर होते थे। इस वजह से इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी किंगडम भी बना ली। तो मारी का जो किंगडम था या किंग था वो एमोराइट था, ठीक है, वो एमोराइट कम्युनिटी से आता था। और उसने जो है मारी में बड़ा सा एक टेंपल भी बनवाया। टेंपल किसका? अब देखो उस दौर में हर जगह के अपने अलग अलग देवी देवता होते थे। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कि सुमेरिया में जो महत्वपूर्ण शहर था वो उर था, और वहां पर गॉडेस मून हुआ करती थी या इनन्ना हुआ करती थी, ऐसे। तो मारी में जो देवता थे उनका नाम था डगन। ये गॉड ऑफ स्टेपी थे, चारागाहों के देवता थे। सो मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ऑफन टू डिफरेंट कल्चर। और यहाँ के लोग एक जैसे नहीं रहते थे, वो हर कल्चर को अडॉप्ट कर लिया करते थे, सीख लिया करते थे। दे वर क्वाइट ओपन, खुले विचारधारा के लोग थे। और इस वजह से इनका इंटरमिक्सचर ऑफ कल्चर इनका दिखता है। मतलब ये सुमेरियन से भी कुछ सीखे थे, एकेडियन से भी सीखे थे। इनका कोई स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं था। ये बॉडीली स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, खूंखार थे, लड़ाकू थे, लेकिन इनका अपना कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं था, या इनका कोई सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था। कल्चरली ये पिछड़े थे, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े थे, ताकत के मामले में आगे थे, बस। और ऐसा देखा गया बेटा कि जीत अंत में कल्चर की होती है। कैसे पता? आप देखो हिंदुस्तान में ही बहुत सारी जातियों ने बाहर से अटैक किया, और उन्होंने हमारे यहाँ शासन भी किया, हमारे यहाँ के लोगों को मारा, और चूंकि ताकत में अच्छे थे इस वजह से वो यहाँ के शासक बन गए। लेकिन वो ताकत में ही अच्छे थे, कल्चर में अच्छे नहीं थे। उनका कल्चर हमारे कल्चर जितना स्ट्रांग नहीं था, यूनिफाइड नहीं था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था। और इस कारण से लोग हम पर शासन भले किए, लेकिन अंत में हमारे कल्चर ने उन पर शासन करना शुरू किया, और वो हमारे कल्चर में तब्दील हो गए। जैसे जैसे हमारे देश में हूण आए, हमारे देश में कुषाण आए, हमारे देश में शक आए, बैक्ट्रियंस आए, यूनानी आए, फारसी आए, दुनिया भर के लोग आए। आज एक भी दिखते हैं? कहाँ चले गए फिर? वो सब यहीं पे कन्वर्ट हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इस तरह से, क्योंकि उनका अपना कल्चर बहुत स्ट्रांग नहीं था। चंगेज खान दुनिया का देखो कितना बड़ा क्रूर आतताई शासक, जो स्टेपी एरिया से आता था, उसने लगभग आधा से ज्यादा एशिया पे अपना कब्जा करके रखा हुआ था। पूरा रशिया, चाइना, जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला पूरा रीजन पकड़ के यूरोप तक पहुंच गया था। लेकिन इतनी दूर तक कब्जा करने के बावजूद भी अंत में उसी की जाति के जो मंगोल हुआ करते थे वो बौद्ध बन गए। इसका मतलब कि वो ताकत में भले ज्यादा थे, लेकिन कल्चर उनका स्ट्रांग नहीं था। इस वजह से हमारा कल्चर उन पर हावी हो गया, और वो कन्वर्ट हो गया हमारे कल्चर में, ठीक है। हाँ, एक ही जाति एक हिंदुस्तान में आई है, इस्लाम, जो पहले से ही बहुत ज्यादा यूनिफाइड और स्ट्रक्चर्ड थी, इस वजह से वो खुद कन्वर्ट नहीं हुई। अदरवाइज जितनी भी जाति और धर्म के लोग हिंदुस्तान में आए वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनका कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना यूनिफाइड नहीं था, इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था। तो मरी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। ट्रेड यहाँ बहुत होता था। वुड, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल, ये सारी वो चीजें थी जो यूफ्रेट नदी से बेची जाती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, टर्की, सीरिया, लेबनान से सुमेरिया की तरफ। और होता क्या था
कि जब टर्की से कोई सामान सुमेरिया जाने लगे या सुमेरिया से कोई सामान टर्की जाने लगे, तो बीच में वो जाएगा यूफ्रेट नदी के किनारे से होकर के, जिसके किनारे पर बसा होता था मारी। मारी क्या करता था, उस पर लगाता था टैक्स। कोई भी सामान जाए तब भी टैक्स, आए तब भी टैक्स, और ये टैक्स की दर होती थी 10%। इसका मतलब अगर आप 10 गैलन वाइन लेके जा रहे हैं, 10 गैलन आपके पास आप तेल लेके जा रहे हैं, तो 1 गैलन आप उतार दोगे मारी में, और उधर से कोई चीज लेके आ रहे हो तो उसका 10% फिर मारी वाले ले लेते थे। तो मारी का उसमें लगता क्या था, वो क्या प्रोडक्शन कर रहे थे? कुछ भी नहीं, ना वो कुछ बना रहे हैं, ना वो कुछ बेच रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, बस उनके रास्ते से आप गुजर रहे हो और वो टैक्स ले रहे हैं, तो उनका तो फ्री में 10% फायदा हो गया। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति अपना सामान इतना मेहनत से बनाया है, साल भर मेहनत करके फिर ले जाकर के बेच रहा है, पता नहीं वो 10% फायदा पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन रास्ते में जो ठेकेदार बैठा है चुंगी लगाने के लिए, उसने कुछ नहीं किया है, बस उसके चाटो सैनिक चढ़ गए, नाव तब जाने देंगे जब 10% दे लो, तो उनका 10% तो शुद्ध फायदा तुरंत हो जाए, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, चाहे आपकी फसल नष्ट हो जाए, लेकिन जब भी आप व्यापार करोगे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मारी वाले कभी भी घाटे में नहीं रहते थे। इनके बोट्स पे जो भी सामान जाए, चाहे पत्थर जाए, लकड़ी जाए, वाइन जाए, ऑयल जाए, सब मारी में रोक लिया जाता था, और ऑफिसर्स तुरंत चढ़ जाते थे ऊपर जहाज पे, इंस्पेक्ट करते थे कितना सामान है, पैसे में नहीं लगता था टैक्स, सामान ही उतार लेते थे 10%, लगभग 1/10 चीजों को उतार लेते थे, फिर छोड़ देते थे। तो इस तरह से मारी जो है वो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन प्रॉस्परस बहुत था, पैसे के मामले में बहुत आगे हो गया था, क्योंकि वो टैक्स वसूलता था, और उसके पास ये अधिकार थे कि वो जो है, चूंकि वो यूफ्रेट नदी के किनारे था, तो ट्रेड की वजह से पैसे कमाता था। सो दिस इज ऑल। आज हम लोगों ने ट्रेडिंग टाउन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जाएंगे एक इंपीरियल टाउन के बारे में और एक एम्पायर के बारे में, कि एक राजा इंपीरियल टाउन में कैसे रहता था, और उसमें भी एक कहानी पढ़ेंगे, एपिक गिलगमेश का। ये दुनिया का सबसे पहला एपिक है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग अगले भाग में, अगली क्लास में, कल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।